नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग के नेचर और स्टेप्स का। पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से हमने टीचिंग के मीनिंग को पढ़ा, ऑब्जेक्टिव और टाइप्स को पढ़ा, और आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग के एड्स और टीचिंग के नेचर और स्टेप्स की। टीचिंग नेचर और स्टेप्स की कि कौन कौन सी टीचिंग की प्रवृत्तियां होती हैं और कौन कौन सी टीचिंग की अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी टीचिंग की स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टीचिंग की नेचर की, यानी प्रकृति की। तो कौन कौन से टीचिंग के नेचर्स होते हैं, कौन कौन से टीचिंग के प्रकृतियां होती हैं, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला जो टीचिंग का नेचर है, जो सबसे पहली प्रकृति है टीचिंग की, वो है इजी टू डिफिकल्ट। इजी टू डिफिकल्ट यानी कि सरल से, हिंदी में इसका रूपांतर होगा सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर यानी कि सबसे पहले हम बच्चों को जो हम पढ़ाएंगे वो सरलता से स्टार्ट करके फिर कठिन की ओर लेके जाएंगे। यानी कि इसका एग्जांपल हम इस तरीके से ले सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर सबसे पहले हम बच्चों को इस प्रकार से समझा सकते हैं कि बच्चों 1 + 1 कितना होता है, 2 + 2 कितना होता है, 4। ये एक सरल तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, यानी कि इजी, यानी कि सरल। इसके बाद सरल से इस बच्चों को जब सरल चीज़ का पता हो जाएगा, यानी कि जान जाएंगे वो, उसके हम बात करेंगे कठिन की ओर। फिर हम बच्चों को ये पढ़ा सकते हैं, यानी कि 4, 5, 6, 9, 8, 7। बच्चों ये कितना हुआ, तो बच्चे इसको कठिन मानेंगे। इसको करना तो इन्होंने आसान समझा, बच्चों ने जोड़ दिया 1 + 1 2, 2 + 2 4 मान लिया। लेकिन ये क्या हुआ, 6, 7, 5, 8, 4, 9 को जोड़ने पर कितना आंसर आता है, कितना उत्तर आता है, ये उनके लिए कठिन होगा। तो इसको कहा जाता है सरल से कठिन की ओर। इस प्रकार से ये इसकी पहली प्रकृति है। उसके बाद इसकी दूसरी जो प्रकृति है, इसका एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए एज इट इज। दूसरी जो प्रकृति है वो है नॉन टू अननोन, यानी कि जाने से अनजाने। जाने से अनजाने यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, हम उनको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि पहले जानते, जो सब्जेक्ट वो जानते हैं उनको हम पढ़ाएंगे, उसके बाद उसको अनजाने की तरफ लेके जाएंगे। जैसे बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी जी को सभी जानते हैं, तो हमने बच्चों के सामने पहले प्रस्तुत किया कि महात्मा गांधी को बच्चे आप सभी जानते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, सब उनको बारे में जानते हैं। तो उनका अच्छे से डिटेल तो बच्चों को पता है। तो वो क्या हुआ, जानना हुआ कि महात्मा गांधी के लोग सभी बच्चे जानते हुए हैं। महात्मा गांधी जी को जो सभी जानते हैं, लेकिन ये उनके लिए क्या हुआ, नोन हुआ, जानना हुआ। लेकिन बच्चों से अगर पूछा जाए कि वल्लभ भाई आचार्य या वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या बच्चे जानते हैं, तो उनको नहीं पता होगा। तो ये क्या हो गया, अनजान की ओर। अनजान की ओर। महात्मा गांधी तो उनको पता था, महात्मा गांधी के बारे में हम सब जानते हैं, सभी बच्चों को पता होता है। लेकिन वल्लभ भाई पटेल या वल्लभ भाई आचार्य के बारे में उनसे बात की जाए, या फिर कोई और जो बच्चे ना जानते हैं उनके बारे में बात की जाए, तो वो क्या हो गया, अनजान हो गया, उन बच्चों के लिए अनजान हो गया। तो इस प्रकृति के अंदर नोन टू अननोन, यानी जाने से अनजाने की ओर ये प्रकृति कहलाती है। उसके बाद जो अगली जो प्रकृति है
जो अगला नेचर है टीचिंग का वो क्या है, सीन टू अनसीन, यानी कि देखे से अनदेखा। देखे से अनदेखा। इसके एग्जाम्पल लें तो हम बात कर सकते हैं कि बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों आपने सभी ने एरोप्लेन देखा है, जहाज़ देखा है, तो बच्चे सभी इसका हाँ कह देंगे कि हाँ हमने जहाज़ को देखा है। यानी कि बच्चे जहाज़ से जो उन्होंने देखा है उनके सभी स्ट्रक्चर को उनके दिमाग के अंदर जो उसकी वेशभूषा है, वो जो उसका प्रकृति है, वो अच्छे से उनमें दिमाग में उनके जो लगी हुई है, यानी कि अंदर बसी हुई है। लेकिन जहाज़ के बारे में तो वो जानते हैं, उन्होंने उसको देखा है। लेकिन बात करें पनडुब्बी की, पनडुब्बी को वो बच्चे नहीं जान पाएंगे कि पनडुब्बी क्या चीज़ है, कैसे वो चलती है, कौन सा उसके अंदर ईंधन डलता है, उसके बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, बिल्कुल अनजान होते हैं, उन्होंने कभी शायद देखी भी ना हो। तो हम इस प्रकार से सीन टू अनसीन यानी देखे से अनदेखे की ओर बच्चों को पढ़ाने की क्रिया करते हैं। यानी जो नेचर है टीचिंग का वो जो तीसरा है सीन टू अनसीन का है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला जो नेचर है नंबर 4, कंप्लीट टू पार्ट्स, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने कोई टेक्स्ट बुक्स के लेसन बच्चों को पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम बच्चों को एक समरी बता देंगे, यानी कि पूरी समरी का एक्सप्लेन कर देंगे, लेसन को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि बच्चों आज का जो लेसन है हम ये पढ़ेंगे, इसके अंदर इसको ये इसकी कहानी है। सारी समरी एक शॉर्ट शब्दों के अंदर, एक लघु शब्दों के अंदर जो है, थोड़े शब्दों के अंदर हम बच्चों के सामने जो प्रस्तुत करेंगे, यानी कि जो कंप्लीट होगी, कंप्लीट स्टोरी होगी या कहानी होगी, हम उसको बच्चों के सामने बता देंगे। लेकिन जब हम उसको लेसन को पढ़ाएंगे, यानी कि जब उसके लेसन के अंदर हम जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप लेंगे, तो हम उसको पार्ट्स के अंदर बच्चों को बताएंगे कि इसका ये मुख्य कैरेक्टर है, ये इसका गौण कैरेक्टर है, इसकी ये जगह है, ये जगह है, ये कहानी का मोटिव है, ये कहानी के अंदर अलग अलग कैरेक्टर हैं। सभी जो पार्ट्स होंगे वो हम बारी बारी से अलग अलग से बताएंगे कि पहले हमने पूरी स्टोरी बता दी, पूरी कहानी बता दी, एक विस्तार से एक विवरण बता दिया। उसके बाद हम पार्ट्स में यानी अंशों के अंदर बच्चों को समझाएंगे कि किस प्रकार से उसके कैरेक्टर वगैरह है और किस प्रकार से वो कहानी या स्टोरी जो भी कुछ है वो है। तो ये जो होता है हमारा कंप्लीट टू पार्ट्स प्रकृति कहलाता है। उसके बाद जो अगला हमारा आता है वो आता है पर्टिकुलर टू जर्नल, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। हमारा जो पांचवा जो टीचिंग का नेचर है वो है विशेष से सामान्य की ओर, यानी कि बच्चों को किसी विशेष चीज़ के लिए बताना है कि क्या चीज़ विशेष है, कौन सी स्पेशलिस्ट चीज़ है, उसको बताने के बाद हमको सामान्य चीज़ की ओर लेके जाना है। यानी कि कहानी है या स्टोरी है जो भी आप पढ़ा रहे हैं, उसको सबसे पहले उसकी विशेषता बतानी है, फिर उस विशेषता के बाद उसको हम जर्नल की ओर लेके जाएंगे, जिसको हम कहते हैं विशेष से सामान्य की ओर। उसके बाद इसका आखिरी और महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है साइको टू रीजनिंग, साइको टू रीजनिंग, यानी कि मनोविज्ञान से, यानी मनो से
तर्क की ओर, यानी कि मनोविज्ञान से तर्क की ओर। इसके अंदर हमने क्या ध्यान देना है, इसमें हमने बच्चों की जो मानसिकता है उस पर ध्यान देना है सबसे पहले, कि कौन सा बच्चा कितनी नॉलेज रखता है, कितनी उनकी औसतन आयु है, मेंटली कितनी उनकी आयु है, उस चीज़ को ध्यान में रख के ही बच्चों को जो है हमने अध्ययन करवाना है। इस चीज़ का स्पेशल हमें विशेष हमने ध्यान रखना है कि साइको टू रीजनिंग का, यानी कि बच्चों की मानसिकता के हिसाब से ही हमने उनसे तर्क करना है। तर्क का जो कार्य करना है वो हमने उनकी मानसिकता के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से ये नेचर है 5 यानी कि 6 नेचर हैं जो इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा इजी टू डिफ़िकल्ट, यानी कि सरल से कठिन की ओर। बच्चों को सरल शब्दों में पहले बताना है, फिर उनको कठिन की ओर लेके जाना है। उसके बाद नॉन टू अननोन, यानी कि पहले उनको जानी हुई चीज़ों को बताना है, उसके बाद उनको अनजान की ओर लेके जाना है, जो उनको पता नहीं है, जो जिसकी उनको नॉलेज नहीं है उसके बारे में उनके बताना है। उसके बाद बताना है सीन टू अनसीन, यानी कि देखे से अनदेखा। जो बच्चों ने चीज़ देखी हुई है पहले उनकी हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में बच्चों से नॉलेज लेंगे, हम उनको बताएंगे कि बच्चों ये चीज़ आपने देखी है या नहीं देखी उसके बारे में। फिर हम अनदेखी, यानी कि जो बच्चों ने बिल्कुल नहीं देखी है उनकी हम चर्चा बच्चों के सामने करेंगे। उसके बाद कंप्लीट टू पार्ट्स, यानी कि हम पूरी स्टोरी को एक लघु समरी की तरह बच्चों को सारी स्टोरी को एक सामने बता देंगे। उसके बाद बच्चों को उनका जो स्टूडेंट्स को उनके पार्ट्स के बारे में पूरी जो विस्तार से नॉलेज देंगे, जानकारी देंगे। उसके बाद आता है पर्टिकुलर टू जर्नल, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर, यानी पहले किसी विशेष उदाहरण के द्वारा हम बच्चों को उसकी जानकारी दे सकते हैं, किसी नॉलेज की जानकारी दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं। उसके बाद उसके सामान्य चीज़ को बारे में बता सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजी टू रीजनिंग, यानी कि इसमें बच्चे की मानसिकता के हिसाब से ही बच्चों के मानसिकता को चेक करते हुए उनके साथ में तर्कीकरण करना है, तार्किक जो सवाल करने हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 जो नेचर हैं टीचिंग के, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे टीचिंग के स्टेप्स की, यानी टीचिंग की अवस्थाओं की। कौन कौन सी टीचिंग की अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में जानेंगे। टीचिंग की अवस्थाओं का जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कभी भी, ये हमेशा याद रखना आप कि इससे कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, इनडायरेक्टली ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं यहाँ पे फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा मकसद आपको रटाने का नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का है। कि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो आप जो सवाल का उत्तर हाथों हाथ मिनटों मिनट दे देंगे, उसको बिना संकोच किए हुए, बिना सोचे समझे। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। मैंने जो ये 6 आपको जो नेचर बताए हैं, वो नेचर से आपसे सवाल डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको उदाहरण भी दे सकता है। उसके उदाहरण से आपको जो है उसका उत्तर मांग सकता है कि इस प्रकार से ये उदाहरण है, उसका उत्तर दीजिए। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट को ही रिपीट करना है, याद रखना है और समझना है। उसके बाद बात करते हैं हम टीचिंग के स्टेप्स की। स्टेप्स ऑफ टीचिंग, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से टीचिंग के सब्जेक्ट हैं, स्टेप हैं यानी अवस्थाएं हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टीचिंग के स्टेप्स हैं यानी अवस्थाएं हैं, उसको जो दिया है वो दिया है P.W. जैक्सन ने। किसने दिया है? P.W. जैक्सन ने। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि इससे संबंधित भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो टीचिंग की अवस्थाएं हैं उनके प्रवक्ता कौन है, तो P.W. जैक्सन है। आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो बात करते हैं कि टीचिंग के कितने स्टेप है। टीचिंग के महत्वपूर्ण 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसे बोलते हैं प्री टीचिंग स्टेप। प्री टीचिंग यानी कि टीचिंग क्लास में जाने से पहले का जो प्लानिंग होती है, क्लासरूम में जाने से पहले जो लेक्चर डिलीवर करने की जो प्लानिंग होती है, उसे प्री टीचिंग
कहा जाता है। उसके बाद इसके अंदर के कुछ स्टेप्स हैं जिसके जिन पॉइंटों को हमें ध्यान में रखना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप होते हैं वो याद रखिए। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर वो होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्या उद्देश्य है। हमारे क्लास में जाने से पहले हमें ये याद रखना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि हमारे क्या उद्देश्य हैं इस लेक्चर को लेने के, या फिर हमें ये टीचिंग करवाने के, ये लेसन पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य हैं, हमें इसको पहले से ही निर्धारित करके चलना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्री टीचिंग के अंदर, यानी कि प्लानिंग जो हमें करनी होती है, पूर्ण शिक्षण जो होता है, जो पूर्व शिक्षा होता है, उसके लिए जो प्लानिंग होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, इसको हमें ध्यान में रखना होता है हर टीचर को कि अब हमने क्लास में जाना है, वो जो भी हमने लेक्चर देना है उसका क्या उद्देश्य है, इसको हमने पूरे ध्यान में रखना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है टॉपिक। टॉपिक कौन सा पढ़ाना है इसकी भी प्लानिंग हम प्री टीचिंग के अंदर ही कर लेते हैं। पूर्ण शिक्षण से पहले के अंदर हम ये निर्धारित करके चलते हैं कि हमने क्लास में जाके कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। उसके बाद तीसरा जो आ जाता है इसके अंदर वो आ जाता है टीचिंग मेथड। मेथड, हमने टीचिंग का कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी विधि, शिक्षण विधि को हमने इस्तेमाल करके बच्चों को जो है पढ़ाना है, लेक्चर देना है, या यूँ कह लीजिए कि जो टॉपिक हमने पढ़ाना है वो कौन सी विधि से पढ़ाना है, उसका निर्धारण भी हम प्री टीचिंग के अंदर ही कर लेते हैं। चौथा जो उसके अंदर जो आता है वो आता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स यानी कि टीचिंग के शिक्षण घटक, कि कौन से घटक हमने इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं, कौन से टीचिंग एड्स का हमने यूज़ करना है, उसका निर्धारण भी हम पहले से ही कर लेते हैं। यानी कि प्री टीचिंग यानी कि पूर्व शिक्षण, पहले सबसे पहले इसके अंदर देखना होता है हमें टीचिंग यानी कि शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्य क्या होंगे। फिर हमने विषय का चयन करना है, क्या हमने विषय क्या पढ़ाना है। उसके बाद विधि, टीचिंग की कौन सी विधि का अनुसरण करना है। और उसके बाद घटक, टीचिंग के घटक, कौन से घटक का हमने इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को हमने यूज़ करें। मान लीजिए कि आपने आज पढ़ाना है कोई भी नदियाँ या फिर पहाड़ों के बारे में पढ़ाना है, तो आपको क्या टीचिंग के एड्स लेके जाने हैं, या नक्शा लेके जाना है, कोई प्रोजेक्ट लेके जाना है, इसके आप पहले ही निर्धारण कर लेंगे टीचिंग एड्स के अंदर कि आप बच्चों को जाकर इस टीचिंग एड्स और इस मेथड के द्वारा इस टॉपिक को इस उद्देश्य के साथ बच्चों को पढ़ाना है। तो ये हमारा जो आता है प्री टीचिंग के अंदर आता है, जिसको हम कह लेते हैं प्लानिंग। क्या कह लेते हैं? प्लानिंग या योजना, या योजना, इसको योजना या प्लानिंग का नाम दिया जाता है प्री टीचिंग को। ये स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो हमारे क्लास में जाने से पहले का होता है, यानी कि पूर्व शिक्षण कहलाता है। इसके बाद आप इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अगले स्टेप की बात चर्चा करेंगे। चलिए, उसके बाद जो अगला हमारा स्टेप होगा वो कौन सा होगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है इंटरएक्शन टीचिंग। इंटरएक्शन टीचिंग, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि अंतःक्रिया शिक्षण। अंतःक्रिया शिक्षण, ये जो स्टेप है हमारा क्लासरूम के अंदर का स्टेप है। यानी कि क्लास में हम आते हैं और हमारा जो स्टेप है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का शुरू हो जाता है। टीचिंग इंटरएक्शन टीचिंग का जो स्टेप है वो स्टार्ट हो जाता है टीचिंग क्लास के अंदर एंटर करने के बाद।
इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है उसकी चर्चा अब हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसके अंदर चर्चा देखनी होती है वो चेक करना होता है बच्चों की क्लास की स्ट्रेंथ को, यानी कि क्लासरूम स्ट्रेंथ ऑफ क्लासरूम, यानी कि बच्चों की संख्या कितनी है क्लास के अंदर, उसका निर्धारण कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि आज बच्चे कितने उपस्थित क्लास में है या नहीं है, उनको हम नज़र में डाल लेते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है प्रयास में इंटरेक्शन टीचिंग के अंदर, जो कि बहुत ही प्रभावकारी होता है शिक्षण के अंदर। दूसरा जो होता है इसके अंदर वो होता है चेक प्रीवियस नॉलेज। चेक प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान, बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसको जांचना। यानी कि जैसे कि मैं पिछली क्लास को अपनी जो करंट की क्लास है उसको संबंध करते हैं। यानी कि पिछली क्लास में जो बच्चों को हमने पढ़ाया, आने के बाद हमसे पूछते हैं कि बच्चों जो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था वो आपको समझ आया, कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके संबंधित आपको क्लियर कर देता हूँ। या आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि बच्चों पिछली क्लास में ये पढ़ाया था तो आप बताइए आपने उसके बारे में क्या पढ़ा, या उनकी जो नोटबुक है वो चेक कर सकते हैं, जो आपने होमवर्क दिया था, गृह कार्य दिया था वो चेक कर सकते हैं। वो आ जाता है सारा किसमें, प्रीवियस नॉलेज चेक के अंदर, प्रीवियस नॉलेज जो चेक करते हैं उसके बारे में। उसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा स्टेप, टॉपिक डिक्लेरेशन। टॉपिक डिक्लेरेशन यानी कि विषय की घोषणा, टॉपिक की घोषणा। यानी कि हम क्लास के अंदर बात कर सकते हैं बच्चों आज हमारा जो पढ़ने का टॉपिक होगा, जो आज हमारा क्लास का टॉपिक होगा ये होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले हमने जाते ही बच्चों की स्ट्रेंथ देखी, कितने बच्चे की संख्या में आए हुए हैं उनको देखा, क्लासरूम की स्ट्रेंथ को देखा। उसके बाद हमने उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक किया, पिछली जो क्लास हमने पढ़ाई थी उससे आज की क्लास को संबंधित कर लिया। उसके बाद बच्चों को बताया कि बच्चों आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं, उसकी घोषणा कर दी कि बच्चों आज हम ये पढ़ाने वाले हैं। तो वो तीसरे पॉइंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो होता है यूज एड्स, टीचिंग एड्स। ये मैंने उल्टा लिख दिया, यूज टीचिंग एड्स। यानी कि जो हमने निर्धारण प्लानिंग के अंदर किया था, यानी कि जो कक्षा के लिए हमने निर्धारण किया था कि हमने ये एड्स का यूज़ करना है प्री टीचिंग के अंदर, वो यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। यानी कि मैंने आपको बताया था कि प्री टीचिंग के अंदर में टॉपिक डिसाइड किया था कि आज हम बच्चों को नदी नालों के बारे में बताने वाले हैं, और उसके लिए टीचिंग का एड्स लेके गए थे हम, नक्शा मैप ले लिया था हमने। तो वो उसका इस्तेमाल अब यहाँ पे आके करना है। क्या करना है कि टीचिंग को मैप हमने सामने रख लिया है और डिक्लेरेशन कर दिया है कि आज हम नदी नालियों के बारे में पढ़ाने वाले हैं। प्रीवियस नॉलेज चेक कर ली, पिछली क्लास को से संबंधित जितनी भी जानकारी थी बच्चों से ले ली, और उसके बाद जो है क्लास की स्ट्रेंथ चेक कर ली। तो ये ज़रूरी चारों के चारों जो स्टेप आते हैं वो इंटरएक्शन किस में आते हैं, स्टेप के अंदर आते हैं, जो टीचिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप कहलाता है, जिसको हम हिंदी में अंतर क्रिया शिक्षण भी कहते हैं। इसको कहा जाता है एक्शन। क्या कहा जाता है, एक्शन, यानी हिंदी में क्रिया। ये जो स्टेप है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे भी सवाल किए जा सकते हैं, एनटीए और से पूछता भी है आपसे। ये ऐसे नहीं पूछे, ऐसे भी पूछ सकता है कि इंटरेक्शन क्या चीज़ है, किसके द्वारा दी गई है, इसके कौन कौन से मुख्य पहलू हैं, कौन कौन से इसके पॉइंट हैं, कौन सा पॉइंट जो टॉपिक डिक्लेरेशन है या प्रीवियस नॉलेज है कौन से स्टेप के अंदर आता है। तो इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर इसको राइट डाउन कर लीजिए नोटबुक पर।
चलिए अब जो हमारा आखिरी जो स्टेप है उस पे बात कर लेते हैं, वो कौन सा है। जो हमारा आखिरी और तीसरा जो स्टेप है वो है पोस्ट टीचिंग। पोस्ट टीचिंग यानी कि हिंदी में उत्तर शिक्षण। उत्तर शिक्षण कहा जाता है। यानी कि हमने पहले क्लास में जाने से पहले हमने बना ली प्लानिंग की बच्चों को क्या टॉपिक पढ़ाना है, किस मेथड से पढ़ाना है, कौन से एड से पढ़ाना है और क्या उद्देश्य से पढ़ाना है। उसके बाद जब हम क्लासरूम में जाते हैं, एंटर करते हैं, फिर स्टार्ट हो जाती है हमारा इंटरेक्शन टीचिंग स्टेप। उसमें हम देखते हैं कि बच्चों की क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है, कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं। यानी कि यूँ मान लीजिए कि हम बच्चों की अटेंडेंस पे ध्यान देते हैं, अटेंडेंस लेते हैं। उसके बाद बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है, पिछली क्लास से संबंधित जितनी भी नॉलेज है बच्चों से हम लेते हैं, यानी कि उनसे वार्तालाप करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा, उनके क्या उन्हें नहीं आया, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। उसके बाद हम अपने विषय की उद्घोषणा करते हैं, विषयों को डिक्लेरेशन करते हैं, टॉपिक का डिक्लेरेशन करते हैं कि आज हमने बच्चों इससे संबंधित क्लास को पढ़ना है, आज हमने ये अध्याय पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने टीचिंग एड जो प्लानिंग के अंदर डिसाइड किए थे वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। तीसरा जो स्टेप है हमारा उत्तर शिक्षण का, यानी कि पोस्ट टीचिंग का। इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि पहले हमने बच्चों को प्लानिंग बना ली, फिर बच्चों को पढ़ा दिया और उसके बाद आ जाती है मूल्यांकन की बात। यानी कि बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है पढ़ाने के बाद। वो कैसे किया जाता है? सबसे पहले इसके अंदर जो स्टेप आता है वो आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है फॉर्मेटिक स्टाइल से, यानी कि चलते हुई क्लास के अंदर। यह हम मूल्यांकन के अध्याय पे पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो ये इवैल्यूएशन किया जाता है वो चलती क्लास में किया जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लूं तो ये इवैल्यूएशन फॉर्मेटिक जो इवैल्यूएशन कहलाता है। तो इसके अंदर बच्चों के चलती क्लास के अंदर हम मूल्यांकन करते हैं। दूसरा जो इसके अंदर स्टेप आ जाता है वो आ जाता है चेक बिहेवियर। बिहेवियर को चेक करते हैं, चेक बिहेवियर। बच्चों के व्यवहार को चेक करते हैं, परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया, क्या नहीं आया, उसके बारे में क्या व्यवहार को चेक करते हैं कि बच्चों को क्लास में पहले क्या नॉलेज थी, बाद में क्या नॉलेज आई। इसके बारे में भी हम इसी स्टेप के अंदर चर्चा कर लेते होते हैं। यानी कि इस स्टेप का ये महत्वपूर्ण भाग है कि बच्चों को पहले इवैल्यूएशन किया फॉर्मेटिव स्टाइल में चलती क्लास में अंदर, और फिर उसके बाद बच्चों के बिहेवियर का चेक किया कि क्या बच्चों ने सीखा इससे। उसके बाद तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है फीडबैक। फीडबैक फीडबैक बच्चों से फीडबैक लेना होता है। यानी कि बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों क्या आपको क्लास में क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, किस तरीके से पढ़ाया है, वो सभी आपको समझ आया कि नहीं आया। नहीं आया जो भी डाउट्स है तो हम क्लास में उसी टाइम भी उनके जो है दूर कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फीडबैक। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है हमारा एनालाइज टीचिंग मेथड। यहाँ पे हमने विश्लेषण करना होता है अपनी खुद की टीचिंग के मेथडोलॉजी का। यानी कि बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया या नहीं आया, उनके दिए गए फीडबैक प्रति उत्तर का क्या तुम्हारी जो टीचिंग एड्स है, जो मेथड है उनका प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, इसका चेक हमें खुद से ही करना होता है। खुद से ही चेक करना होता है कि कितनी टीचिंग जो हमारा मेथड था वो कितना प्रभावी कर रहा बच्चों के लिए। इसकी जो पूर्ण जो एनालिसिस जो विश्लेषण है हमें खुद से करना होता है कि हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर कौन सा मेथड का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना है जो कि काफ़ी प्रभावी रहे। तो इस प्रकार से ये चार जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो पॉइंट है, सबसे पहले बच्चों का इवैल्यूएशन करना है चलती क्लास के अंदर, फिर उनका बिहेवियर चेक करना है, मतलब कि व्यवहार को जो है चेक करना है कि उनमें क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया उसके बारे में। उसके बाद उनसे फीडबैक लेना है, यानी कि प्रति उत्तर
प्रति उत्तर लेना है और उसके बाद जो है एनालाइज करना है मेथड, यानी कि विधि को चेक करना है किस प्रकार से विधि का जो हमने मेथड का यूज़ किया है वो कितनी कारगर सिद्ध हुई, कितनी प्रभावी रही, बच्चों पर क्या उनका इम्पैक्ट रहा, क्या इन्फ्लुएंस रहा, उसके बारे में हम चेक करना है इस वाले स्टेप के अंदर। इसी के साथ एक स्टेप जो अलग से है, जो कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए अगली क्लास के लिए, तो वो उसको कहते हैं होमवर्क। गिव होमवर्क, गृह कार्य। गृह कार्य इसमें हम बच्चों का एक तरह का ये भी मूल्यांकन की ही श्रेणी के अंदर आता है, क्योंकि ये जो पोस्ट टीचिंग है, उत्तर शिक्षण है, ये एक मूल्यांकन की ही पूरी जो है स्टेप है, व्यवस्था है, अवस्था है। तो इसके अंदर ये जो पांचवा स्टेप है होमवर्क है, बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है हस्तलेखन के लिए, जो लेखन कार्य दिया जाता है बच्चों को कि वो घर से ये कार्य करके लाएं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा तीसरा स्टेप है, तो पहला क्या स्टेप था हमारा जो प्लानिंग का था, दूसरा हमारा एक्शन का था, और ये जो हमारा जो प्लान कहलाता है, यानी कि जो ये हमारा स्टेप होता है इसको ये कहलाता है इवैल्यूएशन का, यानी मूल्यांकन का। मूल्यांकन का ये जो स्टेप होता है हमारा मूल्यांकन का स्टेप कहलाता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट डन कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण स्टेप है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे तीनों के तीनों स्टेप जो PW जैक्सन द्वारा दिए गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे NTA सवाल करता ही है, आपसे इनडायरेक्टली सवाल कर लेता है, इससे आपसे डायरेक्ट नहीं आएंगे, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना है, समझ कर ही याद करना है, रट्टे नहीं लगाने हैं कि इसके चारों आप जितने भी 4 या 5 जितने इनके पॉइंट है इसको आप रट लें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ समझना है कि क्लास के अंदर जाने से पहले की क्या प्लानिंग की जाती है, क्लास के अंदर जाने के बाद किस प्रकार से बच्चों के सामने लेक्चर को डिलीवर किया जाता है, और उसके बाद जो लास्ट का जो पोस्ट जो टीचिंग का जो स्टेप है वो किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हमने जानना है। क्योंकि आप भी भावी टीचर बनने वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो था, हमारा आज का जो लेक्चर है यहीं पर ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम अगली जो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में अगली जो विश्लेषण से पूरी जानकारी लेंगे। जब तक के लिए आप, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके जो मेरे चैनल को है आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।